हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में हम लोग न्यू बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईटीएम अंकित तथा अस्थियां, जहां पर दोस्तों हम लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसी को दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग बेसिकली मतलब समझे तो दोस्तों अगर आप कोई शहर में जाएंगे तो वहां पर एक पक्की सड़क देखेंगे, पक्की सड़क के नजदीक में एक नाला देखेंगे और दोस्तों वो नाला भी जो है पक्की किया हुआ रहेगा, प्लास्टर किया हुआ रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप जिस रूम में रहे, जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहां पर दोस्तों आपको रहने के लिए अलग रूम मिलेगा, खाने पीने के लिए अलग किचन मिलेगा, उसी तरीके दोस्तों नहाने के लिए अलग रूम मिलेगा, यानी कि जिसको हम लोग बाथरूम बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों वहीं पे जो है गर्म पानी ठंडा पानी की व्यवस्था रहेगी। तो दोस्तों आज इस युग में हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों यही युग जो है आज से कई हजार साल पहले था, जी हाँ, उसी को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। दोस्तों कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे आपकी ये जो है फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है 10 से लेकर के 12 मार्क्स तक प्रश्न पूछ दिया जाता है। जी हाँ, इस चैप्टर से सिर्फ आपको 10 से लेकर के 12 प्रश्न तक जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इस वीडियो में हम लोग जितने भी चीज को देखेंगे प्लीज आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके साथ दोस्तों जितना भी वीडियो बनेगा इस चैप्टर में सभी को आपको देखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों आपको कॉपी कलम लेकर के नोट जरूर बनाना है। पहले आप क्या कीजिए, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा जो है कॉपी कलम लेकर के नोट बनाइएगा। देखिए सब्जेक्ट आपका है, सब कुछ आपका है। नोट बनाने से आपको क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगा, याद आपको जल्दी होगा और फ्यूचर के लिए दोस्तों आपको जो है बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर दोस्तों शुरू करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको पहले डेफिनेशन आना चाहिए कि आखिर ये हिस्ट्री जो है होता क्या है, यानी कि इतिहास का मतलब आखिर है क्या, ये इतिहास है क्या, भूगोल है क्या, राजनीति शास्त्र है क्या। तो क्योंकि आज की शुरू में हम लोग इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है, फिर दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया, यानी कि हिस्ट्री जो है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पूछताछ। अब पूछताछ कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप गांधी जी के बारे में पता करेंगे तो गांधी जी के बारे में आप पूछताछ करना पड़ेगा, यानी कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ, तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा ना, गांधी जी का जन्म कब हुआ, पूछना पड़ेगा। भारत कैसे वजूद में आया, भारत की स्थापना कब हुई, भारत को कौन खोजा था, तो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्टोरिया का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है दोस्तों पूछताछ, या फिर अगर दूसरे शब्द हम लोग समझेंगे तो वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। वास्तविक यहाँ पर क्यों वर्ड यूज किया गया, एक होता काल्पनिक, एक होता वास्तविक। आप लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ा होगा, काल्पनिक का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। वास्तविक मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन वो सच में हुआ है, वास्तविक यानी कि रियलिटी में ऐसा हुआ है, ठीक है, तो वही है वास्तविक। तो दोस्तों हिस्ट्री का मतलब एक प्रकार का हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप से घटित होने वाला, यानी कि ये घटना जो है घटित हो चुका है वास्तविक में, यानी कि रियलिटी में, उसी को दोस्तों हम लोग हिस्टोरिया बोलते हैं। और यही हिस्टोरिया से जो है आपका हिस्ट्री शब्द बना, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि हिस्ट्री शब्द जो है वो कौन से ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो दोस्तों हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया, उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है पूछताछ। और उसको हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य, ठीक है। अब देखिए इतिहास दोस्तों होता क्या है, इतिहास का मतलब हुआ कि अतीत में, यानी कि अतीत में घटित ऐसी घटनाएं जिनका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इतिहास अतीत, यानी कि इतिहास जो है वो अतीत में ऐसी घटनाएं हैं, यानी कि पूर्व में, यानी कि पहले जो है एक ऐसी घटना है जिनका दोस्तों प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में जो है संबंध होता है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, जैसे भारत को अगर अंग्रेज नहीं लूटता तो दोस्तों भारत को यहाँ पर सोने का चिड़िया कहा जाता था। अगर अंग्रेज नहीं लूटता तो 100% आज ये सोने का चिड़िया होता। तो यानी कि अगर वो इतिहास में वो घटना अगर नहीं होती तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज हम लोगों का जो स्थिति है वो कुछ और रहता। अगर आप लोग 9, 10, 7, 6 में अच्छे से पढ़ते तो आज कहीं और होते। तो यानी कि आप जो अतीत में जो कर्म किए हैं उसका आपको सजा या फिर उसका फायदा जो है आपको हमेशा वर्तमान में मिलता है। तो वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतिहास जो है वो अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है, ठीक है। क्योंकि यदि इतिहास में वो घटनाएं घटित ना होती तो वर्तमान में जो है यह स्थिति ना होती, यानी कि इतिहास में अगर वो घटना ना होता तो शायद ये स्थिति आज जो हम लोग देख रहे हैं वो ना होता, ठीक है। सिंपली यही इसका डेफिनेशन होता है। इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, इतिहास का मतलब क्या हो गया, वो बीत चुका है, लेकिन इस बीते समय को कुछ घटित हुआ है, इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है
उसके कुछ अंश या फिर प्रमाण लिखित और मौखिक रूप से मौजूद है, अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। चीजें आपको समझ में आ गई, उसका लिखित या फिर मौखिक रूप से हम लोग को पता है, उसी को इतिहास बोला जाता है। अब अगर आप सही से समझेंगे तो अगर आपको पूछेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसी ने जो है हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले पूरे दुनिया को बतलाया था। तो आपको चीजें समझ में आ गई। इतिहास का बेसिक डेफिनेशन हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से आग्रह यही करूंगा, वीडियो को लास्ट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। बहुत ही मजे के साथ हम लोग एकदम शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे। प्लीज इधर उधर का चैटिंग आप लोग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसी का दोस्तों हम लोग इस वीडियो में थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यानी कि क्वेश्चन आंसर बनेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो आपको डेफिनेशन में लिखना है एक ऐसी सभ्यता जो कि हजारों वर्ष पहले थी, ठीक है। आज से हजारों वर्ष पहले वो सभ्यता थी। जो जीवन दोस्तों आज की इस युग यानी कि जो जीवन आज की इस युग में हम लोग जी रहे हैं, यह जीवन दोस्तों आज से हजारों वर्ष पहले जो है एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। इसी का नाम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। यानी कि जितना सुविधा हम लोगों को आज है, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसको ये सुविधा नहीं है, जैसे कि गांव के लोग हो गया, किसान हो गया, मजदूर हो गया। लेकिन आप लोग जानते तो जरूर होंगे कि नाला क्या होता है, बाथरूम क्या होता है, गर्म पानी ठंडा पानी क्या होता है, ठीक है। तो पक्की सड़क कच्ची सड़क क्या होता है, तो हम लोगों को आज है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसको ये सुविधा नहीं है, जैसे कि गांव के लोग हो गया, मजदूर हो गया, किसान हो गया। ये सभी सुविधा दोस्तों जो है उस समय आज से कई हजार साल पहले उन लोगों के पास थी। उसी सभ्यता का नाम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। चीज आपको समझ में आ रही है। तो हड़प्पा सभ्यता का बेसिक डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में जानकारी यानी कि प्राप्त करेंगे कि इसके बारे में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिली, हड़प्पा नाम इसका क्यों पड़ा, इसकी खोज जो है वो कब हुई, यह सभ्यता फिर खत्म क्यों हो गई यानी कि कैसे हो गई। इन्हीं सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल्स में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। इस चैप्टर में हम लोग सब कुछ एक एक करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, वैसे तो इस सभ्यता की जानकारी की जो स्रोत है वो बहुत सारा है। यानी कि इस सभ्यता के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिला है वो बहुत छोटे छोटे चीजों से हम लोगों को जानकारी मिला है। लेकिन अगर हम लोग मुख्य तौर पर बोलें तो इसकी जो जानकारी है वो हम लोगों को मोहर से मिली है। जी हाँ, मोहर। अभी जैसे हम लोग देखते हैं, पासपोर्ट को देखते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो पासपोर्ट के माध्यम से जाते हैं। तो दोस्तों उस वक्त में जो है पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं था, तो उस समय जो है मोहर था, ठीक है। अब देखिए, मोहर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हड़प्पा सभ्यता की खोज का। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज का जो स्रोत है यानी कि जो सुविधा है हम लोगों को जिससे जानकारी मिली है दोस्तों, वो क्या है, मोहर, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि मोहर जो है वो क्या है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख स्रोत यानी कि इसको खोज का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो दोस्तों आपको वहां पर राइट आंसर क्या लगाना है, मोहर, ठीक है। मोहर दोस्तों ये जो है सेलखड़ी पत्थर से यह मोहर बनाई जाती थी। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको बनता है कि मोहर जो है वो किससे बनाई जाती थी, तो सेलखड़ी पत्थर से। किससे? सेलखड़ी पत्थर से यह मोहर बनाई जाती थी। मोहर पर दोस्तों जानवरों का चित्र होता था। मोहर पर जो है जानवर का चित्र होता था और कुछ ऐसे लिपि का प्रयोग किया गया था। लिपि का मतलब यानी कि कुछ ऐसे अक्षर, कुछ ऐसी चीजों को वहां पर लिखा गया था जिन्हें आज तक समझना भी मुश्किल है, अभी तक उसको समझ में नहीं आया है। जी हाँ, यानी कि मोहर पर जैसे अगर आप 1 रुपया को उठाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मोहर पर कुछ ऐसी चीज लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिपि लिखा हुआ है जो कि आज के दिन तक हम लोग उसको समझ में यानी कि हम लोग उसको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो आपको मोहर के बारे में बेसिक डेफिनेशन आ गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं हड़प्पा वासी जो है अपना जीवन यापन निम्न वस्तुओं का प्रयोग करके करते थे। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा वासी जो है अपना यानी कि जीवन यापन किन वस्तुओं से करते थे, तो सिंपली आप समझिए उनकी आवास यानी कि जहां वहां पर रहते थे, आभूषण मतलब ज्वेलरी, और औजार, ठीक है। यानी कि औजार मतलब आपको समझ में आ ही गया, जैसे उस जमाने में जो भी चीज होता होगा, ठीक है, ठोकने के लिए या फिर काटने के लिए कुछ भी होगा तो औजार, आभूषण मतलब ज्वेलरी, और आवास यानी कि रहने के लिए घर वगैरह। इन सभी चीजों से दोस्तों वो लोग जो है अपना जीवन यापन यानी कि अपना जिंदगी को गुजारते थे। इन सभी चीजों से हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, और यही चीजों से यानी कि आवास, आभूषण, औजार, इन सभी चीजों से भी हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को सबसे पहले
किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। सबसे पहले इसकी खोज का स्रोत क्या है, तो वो मोहर है। चीज आपको समझ में आ गई। हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो एक ऐसी सभ्यता जो कि आज से हजारों वर्ष पहले लोग, उस समय जो है बाथरूम था, नहाने के लिए अलग अलग बाथरूम होते थे, पक्की सड़कें हुआ करती थी, साइड में यानी कि सड़क के बगल में ही नाला हुआ करते थे, ठीक है। बस्ती जो है बिल्डिंग का बना हुआ होता था, पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल यही डेफिनेशन लिख देना है, यानी कि जो आज की इस युग में हम लोग देख रहे हैं, बस वो जो है कई हजार साल पहले था, उसी को आपको लिख देना है, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को सबसे पहले किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज, हड़प्पा मतलब एक हड़प्पा क्या, एक शहर है ना। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा पहले बाद में समझिए। हड़प्पा जो है वो क्या है, एक शहर है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा की खोज किसने किया, तो दोस्तों वहां पर जो आपको आंसर लगाना है वो है दयाराम साहनी ने, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दोस्तों इसका भी जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया, क्योंकि हड़प्पा एक शहर है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हम लोगों को जानकारी है वो हड़प्पा शहर से मिला था। अब बेसिकली अगर आपको समझाएं, जैसे एक बिहार है, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि हम लोगों को जो बिहार की जो जानकारी है वो पटना से मिली, यानी कि हम पटना गए, पटना जाने के बाद हमको जो है बिहार के बारे में पता चला, तो हम लोग क्या नाम रख दिए, इस बिहार का नाम रख दिए पटना सभ्यता। और पटना जो है एक शहर है ही, तो बेसिकली डिफिनेशन यही है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नाम है दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो खोज है वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। वो सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर गया था और वहीं से उनको जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, और दोस्तों उन्होंने इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा से ही हम लोगों को पता चला इस सभ्यता के बारे में, इसलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और हड़प्पा यानी कि दोस्तों वह हड़प्पा जगह पर ही था और इसकी जानकारी सबसे पहले वहीं से हम लोगों को मिली, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंपल डेफिनेशन। आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो शहर है, कि पूछा जाएगा क्या, आपको इसी बार पूछा गया है कि हड़प्पा जो शहर है दोस्तों, इसकी खोज किसने किया था। हड़प्पा शहर की अगर बात हो तो दोस्तों वहां पर भी आपको लगाना है दयाराम साहनी, ठीक है। वहां पर भी आपको क्या लगाना है, दयाराम साहनी। वहीं पे अगर आपको पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही चीज है। उसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और उसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है। तो इसकी भी खोज दोस्तों किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कब किया था, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 1921 ईस्वी में। कब किया था, आज से 101 साल पहले 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहले खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। तो हड़प्पा शहर का भी खोज जो है दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा सभ्यता का भी खोज जो है दयाराम साहनी ने, क्योंकि भाई हम लोगों को जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हड़प्पा शहर से मिली, तो हड़प्पा शहर का जब खोज हुआ उसी से हड़प्पा सभ्यता का भी खोज हो गया। सिंपल, ठीक है। और वहीं पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो, वो भी एक शहर है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो रखलदास बनर्जी ने किया था, जिसको हम लोग आरडी बनर्जी बोलते हैं। आरडी बनर्जी यानी कि रखलदास बनर्जी, ठीक है। इसका खोज कब हुआ था, 1922 में, जो कि हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानिए। तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता को ही जो है क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी बोले आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी, ये सभी एक ही चीज है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी जो सभ्यता है दोस्तों वो कब से कब तक थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी। तो आपको डायरेक्ट लगाना है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। अब ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया, यानी कि ईसा मसीह की जब जन्म हुई थी, जिसको मुसलमान लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम भी बोलते हैं, और क्रिश्चियन ईसाई लोग जो है ईसा मसीह बोलते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह की जब जन्म हुआ था दोस्तों 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि यह सभ्यता कब से कब तक थी, तो 2600 से लेकर 1900। अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहां 1700 से लेकर के 2500 आएगा, और कहीं पे कीजिएगा कुछ और आएगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो क्या लगाना है, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो है यह सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो है हम लोगों को अनेक चीजों से मिली थी, जो कि निम्न है। सबसे पहला तो आपको पता है, मुख्य तौर पर हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो जानकारी है वो मोहर से मिली थी, एक मनके से भी मिला था, बाट से भी मिला था, पत्थर के फलक से भी मिला था, और पक्की ईंटों से भी मिला था, ठीक है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति जानकारी हम लोगों को किन किन चीजों से मिली थी, तो आपको क्या लगाना है, मोहर, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की ईंटें।
आपको एक एक करके सारा लगाना है, तभी देखिए आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज पहले वीडियो को तो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर सब कुछ एक एक करके आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा कि भाई 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। तो ये ईसा पूर्व क्या है, तो देखिए ईसा पूर्व का इंग्लिश होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिश्चियन का मतलब यानी कि ईसा मसीह जो पैदा हुए थे, ईसा मसीह, ठीक है, सॉरी ईसा मसीह। तो दोस्तों ईसा मसीह जो पैदा हुए थे, तो ईसा मसीह के पैदा होने के पहले को बोला जाता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा के पूर्व, बिफोर क्रिस्ट ईसा के पूर्व। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईसा मसीह जब जन्म हुआ था, यानी कि जब उसका पैदाइश हुआ था, तो दोस्तों उससे 2600 साल पहले से लेकर के 1900 साल पहले तक, ठीक है, ये सभ्यता चली थी। तो आपको चीजें समझ में आ गई। यानी कि मान लेते हैं किसी का पैदाइश आज हुआ, ठीक है, तो आज हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आज क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2022 यानी कि आज से 20 साल पहले। तो 20 साल पहले बोलना पड़ेगा ना, तो वही है 2600 साल पहले, और यानी कि लगभग 700 साल तक जो है ये सभ्यता थी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि ईसा पूर्व क्या होता है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के पहले, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, तो कहीं पे बीसी लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे एडी, तो एडी का मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व। चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्षेत्र में दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता से पहले और सभ्यता के बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी। ठीक है, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता से जो पहली सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसको क्या बोलते हैं, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद वाले जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और यही कारण है कि हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी विकसित हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता से कम था कहीं ना कहीं विकास के मामले में, इसीलिए हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को, वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय, उसी को हम लोग विकसित हड़प्पा संस्कृति या फिर सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी उस सभ्यता में दोस्तों क्या होता था, कृषि होता था, पशुपालन होता था, वगैरह वगैरह चीज लोग जो है करते थे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में भी किए जाते थे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो इन्हीं आरंभिक सभ्यता से पनपी है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति था, सभ्यता था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता की जो बाद वाली सभ्यता थी उसको बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो क्योंकि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो था वहां पर भी कृषि होता था, पशुपालन होता था, और भी बहुत सारी चीज होता था, और वही चीज दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से ही क्या, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो इन्हीं आरंभिक सभ्यता से पनपी है, क्योंकि उन लोगों से, यानी कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग से बहुत कुछ समान, यानी कि सब कुछ लगभग समान मिलता जुलता है हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई, आपको सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपना जीवन यापन कैसे करते थे, यानी कि निर्वाह, यानी कि उनके गुजारने के तरीके क्या थे, अपनी जिंदगी को जो है वो कैसे गुजारते थे, उसका तरीका क्या था, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता, यहाँ के निवासी जो दोस्तों वो है कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। इसकी जानकारी हम लोगों को जले अनाज के दानों से तथा बीजों की खोज से प्राप्त हुई है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि जो उन लोगों का जो जीवन गुजारने का जो तरीका था वो क्या था, पेड़ पौधे से वो उत्पाद प्राप्त करते थे, और जानवरों जिनमें मछली वगैरह भी थी उनसे भी वो भोजन करते थे। इनकी जानकारी हम लोग को कैसे मिली है, तो बस जले हुए अनाज, यानी कि जो जला हुआ अनाज है और दाना है और उन बीज जो है उन्हीं से हम लोगों को इनके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, अब देखिए वहां पर अनाज कौन कौन सा मिला था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। ठीक है, बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुई है। तो बाजरे का जो दाना है वो कहां से मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछा अगर जाए कि बाजरे का जो दाना मिला था हड़प्पा सभ्यता में वो कहां पर मिला था, तो दोस्तों वो गुजरात में मिला था। ठीक है, गुजरात में उस समय लोथल जो है वो कहां पर था, गुजरात में ही तो था। ठीक है, तो कुछ निम्न प्रकार के अनाजे मिले, वो आपको समझ में आ गया। कुछ निम्न जानवरों की हड्डी भी मिली, इसीलिए तो हम लोग को पता चला कि वहां पर जो है मीट मछली भी खाया जाता था।
जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डी। लेकिन आपको ये जो हड्डी के बारे में बताया जा रहा है वो क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय वहां पर जानवर भी था। ठीक है, तो कुछ निम्न जानवरों की हड्डी भी मिली, जैसे कि मवेशी हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, ये सभी जो है वहां पर इसकी हड्डी भी वहां पर मिली थी। ठीक है, अब देखिए पूरा प्रणाली जो है वो विज्ञानियों द्वारा, यानी कि विज्ञानियों के अनुसार यह जानवर जो है पालतू थे, यानी कि ये जो जानवर है वो क्या थे, पालतू थे, यानी कि लोग जो है इनको पालते थे। जंगली प्रजातियों में वराह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुअर। ठीक है, तो वराह का मतलब क्या हो गया था, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है और मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो अगर आपको पूछा जाए जंगली प्रजातियों में कौन कौन से है, जंगली प्रजाति यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जितने भी ऊपर में आपको बताए ये सभी पालतू थे, यानी कि लोग इसको पालते भी थे। लेकिन ये जंगली प्रजाति में आपका आ गया वराह, हिरन और घड़ियाल। ठीक है, और इसमें मछली और पक्षी भी जो है उसकी भी हड्डियां जो है शामिल थी। अब एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बार ये प्रश्न आपको पूछा जाता है और इस बार भी 1 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर लीजिए। आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये जो बनावली है, बनावली क्या है, एक जगह का नाम है। जैसे हड़प्पा एक जगह का नाम है, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है, उसी तरीके से बनावली भी एक जगह का नाम है, कालीबंगा भी एक जगह का नाम है, धोलावीरा और लोथल, धोलावीरा और लोथल ये अलग अलग जगह का नाम है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में ये जो बनावली है वो कहां पर है, तो दोस्तों ये जो है आपका हरियाणा में है। कहां पर, हरियाणा में। ठीक है, और वहीं पे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा जो है वो कहां पर है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, धोलावीरा और लोथल ये दोनों आपका गुजरात में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर के मैं बता दिया हूं, आप लोग इसको भी नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग को बता देते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए, यानी कि जो VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे जाना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है। ठीक है, गूगल पे जाके आपको तनु क्लासेस CLASSES तनु क्लासेस सर्च करना है, वहां पर आपको VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जो भी कोर्स को नहीं लिए हैं, यानी कि PDF के लिए, तो आप लोग अगर एक सब्जेक्ट का लेंगे 99 रुपीज पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट का लेंगे, ये दोनों नहीं मतलब ऑल सब्जेक्ट का लेंगे तो 249 रुपये पड़ेगा। तो आप लोग अगर कोर्स को नहीं लिए तो जरूर लीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, 7667532320। ठीक है, 7667532320 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है PDF के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो इंपोर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया, कृषि प्रौद्योगिकी आपको समझ में आ गया। अब कृषि प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो वहां पर खेती कैसे होती थी, किस हथियार का प्रयोग, क्योंकि लोहा का तो समय खोज हुआ नहीं था, लोहा का खोज जो है वो वैदिक सभ्यता में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, उसके बाद आया आपका 16 महाजनपद, वहां पर जो है लोहा का खोज हुआ था। तो भाई खेती आखिर कौन से हथियार से करते थे और सिंचाई के वहां पर प्रमुख स्रोत क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंचाई के जो प्रमुख स्रोत थे दोस्तों वो गहरे थे, कुएं थे, जलाशय थे। ठीक है, तो गहरे यानी कि जो गड्ढा वगैरह हुआ करते थे, कुआं हुआ था, जलाशय थे, तो सिंचाई जो है इसी से करता था, यानी कि सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो इसी से होती थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि VBI आपका मोहनजोदड़ो। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा प्लीज यहां से वीडियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 5 नंबर का प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो दोस्तों वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे फेमस, सबसे मशहूर शहर कौन सा है, तो दोस्तों वो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीजें हुई थी। हम लोगों को यहीं से मूर्ति का पता चला था कि भाई उस समय भी मूर्ति पूजा वगैरह होती थी, नर्तकी मूर्ति की मिली थी, यहीं पे बड़े बड़े विशाल स्नानघर थे, बहुत सारी चीज जो है वो मोहनजोदड़ो में हुआ था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो सबसे प्रसिद्ध यानी कि जो सबसे फेमस शहर था उसका नाम क्या था दोस्तों, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो खोज है वो हड़प्पा की हुई थी, लेकिन जहां वहीं पर दोस्तों पटरी बनाया गया था तो वहां से बहुत सारे पक्की ईंटें को चुरा ली गई थी। आप चीजों को समझिए, सिंधु सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहर जो है वो, हालांकि प्रसिद्ध शहर तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन सबसे पहले खोज जो है वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर पटरी जो बनाया गया था तो वहां से बहुत सारे पक्की ईंटों को जो है चुरा लिया गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है, यानी कि हड़प्पा शहर की जो जानकारी है वो हम लोगों को बाद में मिला, और ईंटों का जो प्रयोग है जो वो पहले कर लिया गया था, इसलिए हड़प्पा जो है वो कम प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से। यानी कि सिंपली अगर बेसिक डेफिनेशन समझे तो जो ईंट है दोस्तों वो चोरी हो गया था, यानी कि वहां से उठा लिया गया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार का, हम लोगों को इसके बारे में तो जानकारी बाद में हुआ, तो हड़प्पा जो है शहर जो है मोहनजोदड़ो से कहीं ना कहीं कम प्रसिद्ध है इसी कारण। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मोहनजोदड़ो की दोस्तों बस्ती को जो है 2 भागों में बांटा गया है। आपको पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की बस्ती को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका ऊंचाई पर बनाया गया था,
जिसका नाम क्या रखा, दुर्गपना। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो को जो है 2 भागों में तो बांटा है, तो ऊंचाई वाला जो स्थान उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका जो नाम है वो है दुर्ग। और जो निचला शहर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्ग जो है वो छोटा शहर था, वहीं दोस्तों निचला शहर जो वो काफी था। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ऊंचाई पर जो बनाया गया था उसका नाम दुर्ग था। ठीक है, और बाकी दुर्ग जो है वो छोटा शहर था। कंपेयर किसके कंपेरिजन में दोस्तों, छोटा यानी कि जो निचला शहर था उससे, निचला शहर वो बहुत बड़ा था और दुर्ग जो है वो छोटा था। ये दोनों शहर दीवारों से घिरा था, ये दोनों शहर चबूतरे पर बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों शहर किससे, दीवारों से घिरा था और ये दोनों शहर जो है आपका चबूतरे पर बनाया गया था। आपको समझ में आ गया, सबसे छोटा शहर का नाम क्या है, दुर्ग। मोहनजोदड़ो को कितने बस्ती में बांटा गया था, बस्ती को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति की गलियां, सड़कें और नालियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ की दोस्तों सड़कें जो है वो लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। कितने, एक ग्रिड पद्धति में यहाँ की जो सड़कें हैं, हड़प्पा संस्कृति की जो सड़कें हैं बनाया गया था, यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल, यानी कि इधर से रोड आया, इधर से आया, तो ये हो गया आपका समकोण, यानी कि इसके बीच में जो है 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल यानी कि कोण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं दोस्तों वो लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस्ती बसने से पहले सड़क और नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके बाद बस्तियों को बसाया गया था। समझिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, यानी कि जैसे आज की मतलब आज हम लोग जैसे यूज करते हैं ना कि कोई घर बनाने से पहले इंजीनियर को बुलाते हैं और नक्शा बनवाते हैं, सारा चीज करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि बस्तियां जो है वो बाद में बसती थी। पहले क्या होता था, शहर का डिजाइनिंग होता था, नाली किधर से रहेगा, रोड किधर से रहेगा, कौन सा घर कहां पर बनेगा। ठीक है, वो करने के बाद यानी कि ऐसा लगता है, मालूम पड़ता है, ऐसा हकीकत में है नहीं, मालूम पड़ता है कि सड़क और नलियों के साथ गलियों को पहले बनाया गया था, फिर उसके बाद जो है बस्तियों को बसाया गया था। समझ रहे हैं कितना तरक्की में था उस समय, बताइए। अब देखिए शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन जो है आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो शिल्प उत्पादन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 था, ध्यान रखिएगा, 2-3 वीडियो करके आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप ये वीडियो पूरा देख लिए, अब आप लोग क्या कीजिए, दोबारा वीडियो को देखिए, कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिए। नोट करने से आपका प्रैक्टिस होगा, आपको याद भी हो जाएगा और फ्यूचर के लिए आप जल्दी रिवीजन करेंगे और आपको आगे भी काम देगा, आपका सब्जेक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पे यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, अब गूगल पे भी जाके सर्च कीजिए, वहां पर भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और बाकी आपको जो नंबर दिए हैं 7667532320 उस पर भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 1 था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी पार्ट बनेगा सबको करने के बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं तो आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए, ताकि शुरू से रहेगा तभी उसको मजा आएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।